Hello everyone, welcome back. My name is Vivek and today we are going to do most important exam shooters for the earth. So let us begin. First question. The outermost solid layer of earth's interior is known as. So हम सभी को पता है कि outermost layer जहाँ पर सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है दैट इज नोन एज क्रस्ट. इसकी एवरेज थिकनेस 5 to 50 किलोमीटर्स होती है और इसे कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट में डिवाइड किया जाता है. द क्रस्ट फ्लोट्स ऑन मैंटल विच इज बीनीथ इट, जो उसके नीचे है और उसके ऊपर क्रस्ट फ्लोट कर रहा है. नेक्स्ट, द अर्थ क्रस्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच एलिमेंट्स. सो अर्थ का क्रस्ट मेनली सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन से बना है. इसमें सिलिकॉन 27.7% होता है एंड ऑक्सीजन जो है 46.6% होता है. सो दीज आर द two main elements of which crust is formed. Next, the most abundant metal found in the earth's crust is. So the question is asking the most abundant metal. Now it is specifically asking metal. तो सबसे abundant, सबसे ज़्यादा जो metal अर्थ के क्रस्ट में है वो है एल्यूमिनियम, that is 8%. अदर metals जो अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं those are iron, sodium, potassium and magnesium. Fourth, the oceanic crust is made up of which type of rocks? तो ओशियानिक क्रस्ट सिलिकॉन एंड मैग्नीशिया से बनता है. इसको हम सीमा भी कहते हैं, SI फॉर सिलिकॉन एंड MA फॉर मैग्नीशियम. जो ओशियानिक क्रस्ट को जो भी रॉक्स बनाते हैं इसे बेसाल्टिक टाइप ऑफ रॉक्स भी कहा जाता है. फिफ्थ, द एवरेज डेंसिटी ऑफ रॉक्स इन द अर्थ ओशियानिक क्रस्ट इज. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग अर्थ के ओशियानिक क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी क्या है. तो एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ ओशियानिक क्रस्ट इज 3 grams per centimeter cube. इट इज थिन एंड डेंसर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो थिकर होता है और उसकी डेंसिटी ओशियानिक क्रस्ट से कम होती है, दैट इज 2.7 grams per centimeter cube. नेक्स्ट, द मैंटल ऑफ अर्थ इज मेनली कंपोज्ड ऑफ. तो मैंटल जो सी लेवल से सेकेंड लेयर है आफ्टर क्रस्ट. तो मैंटल स्टार्ट फ्रॉम 50 किलोमीटर्स बिलो द सी लेवल और 2900 किलोमीटर्स बिलो द सी लेवल तक इसकी लेंथ होती है. सो इट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. और जो मैग्नीशियम है वो मेनली ऑक्साइड की फॉर्म में होता है विच कॉन्स्टिट्यूट्स 38.8% ऑफ द मैंटल. नेक्स्ट, लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ. सो द लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड द अपर मैंटल. लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर इज द हार्ड एंड रिजिड लेयर जो कि सरफेस पे कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट्स को बनाता है. कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट्स जो है लिथोस्फेयर से ही बनती हैं और ये क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मैंटल से बना होता है. नेक्स्ट, मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन. सो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटीज क्या होती हैं? डिसकॉन्टिन्यूटीज आर ट्रांजिशनल लेयर्स जहाँ पे सीज्मिक वेव्स अपनी वेलोसिटी चेंज करती हैं. मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी पे जो कि क्रस्ट और मैंटल के बीच में लोकेटेड है वहाँ पर वेव्स की जो सीज्मिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज करती है. नेक्स्ट, अपर एंड लोअर मैंटल इज सेपरेटेड बाय विच डिसकॉन्टिन्यूटी. सो अगेन रेपिटेड डिसकॉन्टिन्यूटी, यहाँ पर भी सीज्मिक वेव्स की जो वेलोसिटी है दैट इंक्रीजेज और ये अपर और लोअर मैंटल के बीच में सिचुएटेड है या उन दोनों को सेपरेट करती है. 10th, which is the thickest layer in the interior of earth. तो thickest layer is mantle जो कि 50 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है below the sea level. So that is the thickest layer. अगर हम thinnest layer की बात करें so that will be crust. What percentage of Earth's volume is occupied by the mantle? So अर्थ की 84% वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द मैंटल. 84% ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ द मैंटल, वेयर एज कोर वो सिर्फ 15% है और क्रस्ट वेरी स्मॉल ओनली 1%. 12th, द डेंसेस्ट लेयर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज. सो द डेंसेस्ट लेयर इज इनर कोर. वी नो एज द डेप्थ इंक्रीजेज द प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीजेज. तो इनर कोर it begins from 5150 kilometers below the sea level to 6370 kilometers below the sea level. It is the most dense layer. इसकी एवरेज डेंसिटी 13 grams per centimeter cube है एंड इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल. 13, the core constitutes what percent of total mass of earth. Now it is asking mass. Earlier question we saw
what percent of volume. Now it is asking mass. So core जो है that consists of almost 32.5% of total mass of Earth. Next, the mantle constitutes what percent of mass of Earth? Again it is asking mass. So mantle constitutes 67% of mass of Earth. So core is 32.5%, 67% is mantle, remaining 0.5% very minute is occupied by the crust. Next, the average density of core of Earth is. Now core की average density पूछी गई है. The average density of core is 11 grams per centimeter cube. जो इनर कोर और आउटर कोर दोनों को मिलाकर एवरेज डेंसिटी निकाली जाएगी तो दैट इज 11 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. 16th, which layer of Earth's interior is made up of liquid rocks? तो only outer core is made up of liquid rocks. Outer core liquid state में है. As the pressure increases, we know as the depth increases the pressure will increase. तो inner core के ऊपर ज़्यादा pressure है outer core से, तो इसीलिए inner core का formation जो है that is in solid state और जो outer core है that is in liquid state. 17th, the Gutenberg discontinuity is found between. तो discontinuities I have already told you, जो Gutenberg discontinuity है वो mantle और outer core के बीच में situated है. नाउ यहाँ पर जो सीज्मिक वेव्स की वेलोसिटी है प्राइमरी वेव्स की वो डिक्रीज करती है क्योंकि वेव्स जो है सॉलिड से लिक्विड मटेरियल में मूव कर रही हैं. लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स हैं, जो एस वेव्स हैं, वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती हैं, उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है. नेक्स्ट, द इनर मोस्ट जोन इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज नोन एज. नाउ इट इज एन ओल्ड क्वेश्चन बट इंटीरियर ऑफ अर्थ जो सबसे इनर मोस्ट जोन है वो उसे बैरिस्फीयर कहते हैं. द ओल्ड क्लासिफिकेशन सेज दैट देयर आर 3 लेयर्स. 3 लेयर्स हैं, लिथोस्फेयर, पायरोस्फेयर और बैरिस्फीयर. तो जो बैरिस्फीयर है दैट इज द कोर इटसेल्फ, उसको वो कोर ही होता है और उसे इनर मोस्ट लेयर कहा जाता है. नेक्स्ट, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड सेंटर ऑफ द अर्थ इज. सो क्वेश्चन सीधा यही पूछ रहा है कि अर्थ की रेडियस कितनी है, सरफेस से लेकर सेंटर का डिस्टेंस. तो एवरेज रेडियस इज 6370 किलोमीटर्स. अर्थ की जो पोलर रेडियस है दैट इज 22 किलोमीटर्स लेस देन द इक्वेटोरियल रेडियस, बट एवरेज इज 6370 किलोमीटर्स. नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सीज्मिक वेव. नाउ सरफेस वेव्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं. सरफेस वेव्स को एल वेव्स भी कहा जाता है. ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंस कवर करती हैं सरफेस पर और सबसे ज़्यादा वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द सीज्मिक वेव्स डू नॉट ट्रैवल इन लिक्विड रॉक्स. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी जो मेंटल और आउटर कोर के बीच में है वहाँ पे जो सेकेंडरी वेव्स की वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है बिकॉज द सेकेंडरी वेव्स मूव फ्रॉम solid mantle to the liquid outer core. तो secondary waves cannot travel in the liquid mediums या liquid rocks में नहीं travel कर पाती हैं. Next, the secondary seismic waves do not travel through. So secondary seismic waves cannot travel through the outer core क्योंकि वो liquid state में है and secondary waves cannot travel through liquid rocks. Next, the point at which seismic waves first originate inside the earth is known as. So जहाँ पर earthquake waves या seismic waves originate करती हैं अर्थ के अंदर उसे hypocenter या focus कहते हैं and they are first reflected at the surface at a point known as epicenter जो कि hypocenter से just vertically above होता है on the surface of the earth. 24th, the earthquake waves can be recorded through. अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे सीज्मोमीटर कहा जाता है. जब सीज्मोमीटर को हम रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ कंबाइन करते हैं तो सीज्मोग्राफ बनता है और सीज्मोग्राफ को अगर हम डिजिटली प्रोसेस करें तो उससे सीज्मोग्राम बनता है जो कि अर्थक्वेक की रीडिंग होती है. सीज्मोग्राम इज द रीडिंग एंड सीज्मोग्राफ इज दैट इंस्ट्रूमेंट जो कि सीज्मोमीटर और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस को मिलके बनाया जाता है. Next, the plane used to describe the reference position of other celestial objects in the space is known as. जो celestial objects की reference position को describe करने के लिए plane होता है उसे हम ecliptic plane कहते हैं और plane of ecliptic भी बोलते हैं. तो ये solar system में जो भी किसी भी object की अगर हम reference पाना चाहते हैं तो इसी plane से
मेजर की जाती है, और इंक्लिनेशन भी इसी प्लेन से हम मेजर करते हैं। लाइक इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ 23.5 डिग्रीज, तो इसी प्लेन से मेजर की जाती है। 26 द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन विच डायरेक्शन, तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सभी प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस, सो अर्थ ऑल्सो रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट, the earth revolves around the sun in how many days? So very easy question, earth revolves around the sun is in 365.25 days, और इसे हम sidereal year भी कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो हर एवरी 4 ईयर दे कंबाइन टू फॉर्म अ लीप ईयर, एक एक्स्ट्रा डे फरवरी में ऐड करते हैं जो कि लीप ईयर में होता है। 28 द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ डैश ऑर्बिट, सो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन विच टाइप ऑफ ऑर्बिट? अर्थ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट, द डेज एंड नाइट्स ऑन अर्थ आर कॉज ड्यू टू, सो डेज एंड नाइट्स क्यों होते हैं अर्थ पर? दे आर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। वेरी सिंपल, जो भी अर्थ का फेस सन को फेस कर रहा है, जो भी अर्थ का पार्ट सन को फेस कर रहा है, दैट विल हैव द डे, और जो उसके अपोजिट है दैट विल हैव द नाइट। जैसे ही अर्थ रोटेट करेगी, अदर पार्ट विल कम एंड फेस द सन, एंड दैट पार्ट विल हैव अगेन द डे एंड अपोजिट विल हैव अगेन द नाइट। Next, revolution of earth around the sun causes which phenomena on earth? So revolution of earth causes changes in seasons. Actually, revolution of earth on its tilted axis, that will cause change in seasons. Next, which Indian astronomer first propounded that the earth rotates on its own axis? So Aryabhatta in his book Aryabhatiya described that earth is rotating on its own axis. Next, the earth's rotational axis is always pointed towards which star in the sky? तो अर्थ का जो एक्सिस है दैट इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड नॉर्थ पोलैरिस, जिसको ध्रुव तारा भी कहते हैं। जो नॉर्थ पोल है दैट इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोलैरिस या ध्रुव तारा। अगर हम पोल्स पर खड़े हैं तो एग्जैक्टली हमारे ऊपर हमें नॉर्थ पोलैरिस दिखेगा, अगर हम इक्वेटर पर खड़े हैं तो एग्जैक्टली हमें सामने अपने नॉर्थ पोलैरिस दिखेगा। इट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट, द अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ हाउ मेनी डिग्रीज विद द एक्लिप्टिक प्लेन? तो रोटेशनल एक्सिस एक्लिप्टिक प्लेन से 66.5 डिग्रीज का एंगल बनाता है, और अर्थ की इसीलिए अर्थ की एक्चुअल टिल्ट क्या है? 23.5 डिग्रीज। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज, तो अर्थ की रोटेशनल स्पीड कितनी है? 1670 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द एवरेज स्पीड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डोंट वी फील द अर्थ इफ इट इज रोटेटिंग? हम रोटेशन उसकी फील क्यों नहीं कर पाते हैं? व्हाई कांट वी फील द रोटेशन ऑफ द अर्थ? इट इज सिंपली बिकॉज वी आवरसेल्व्स आर रोटेटिंग विद इट, हम खुद ही अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हैं उसके सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज, तो द क्वेश्चन इज आस्किंग अर्थ के रेवोल्यूशन स्पीड अराउंड द सन इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट, so that is 30 kilometers per second. Next, the rotation of earth produces which effect that is also responsible for deflection of winds on the surface of earth? So rotation of earth produces Coriolis effect. इसे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन गैस्पर्ड कोरियोलिस के नाम पर रखा गया था, और ये डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स और भी ऑब्जेक्ट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोरियोलिस इफेक्ट जो है विंड्स और अदर ऑब्जेक्ट्स को अर्थ के सरफेस पे डिफ्लेक्ट करता है। ये डिफ्लेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड होती है, एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज लेफ्ट हैंड साइड। 37th, विच पॉलिश एस्ट्रोनॉमर फर्स्ट प्रोपाउंडेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? तो कौन से ऐसे एस्ट्रोनॉमर थे पोलैंड से जिन्होंने ये प्रोपाउंड किया कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है? इस फिनोमिना को हम हीलियोसेंट्रिसिज्म भी कहते हैं, विच मीन्स दैट सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग। सो ये सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने किया था 1543 में। उन्होंने ये भी बताया था इसके साथ कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है, इट इज रोटेटिंग एज वेल एज रिवॉल्विंग। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द अर्थ रेवोल्यूशन द पेरीहिलियन अकर्स इन विच मंथ? तो अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से पेरीहिलियन पोजीशन पे अर्थ कौन से मंथ में आती है? सो अर्थ इज एट इट्स पेरीहिलियन पोजीशन इन द मंथ ऑफ जनवरी, और वो होता है 3rd जनवरी में।
इस टाइम पर जनवरी में जब अर्थ पेरिहिलियन पर होता है तो नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन अर्थ रीचेज एपीलियन इन विच मंथ ऑफ द ईयर। तो अगेन कौन से मंथ में एपीलियन पर पहुंचता है? एपीलियन मीन्स द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन, फारदेस्ट पॉइंट जो सन का है अर्थ से। तो ये होता है 4 जुलाई में। और नदर्न हेमिस्फीयर में इस पीरियड पर एपीलियन पर समर सीजन होता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इस पीरियड में विंटर सीजन होता है। नेक्स्ट, द समर सोलिस्टिस इन नदर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन। सो समर सोलिस्टिस क्या होता है या सोलिस्टिस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सोलिस्टिस इज व्हेन द सन रीचेज इट्स मैक्सिमम एंगल दैट इट कैन अचीव रिलेटिव टू द अर्थ। तो सोलिस्टिस के टाइम पर या तो सन इज ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इट इज ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो नदर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिस 21 जून को होता है, जिसे हम जून सोलिस्टिस भी कहते हैं। इस टाइम पर नदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। नेक्स्ट, द विंटर सोलिस्टिस इन द सदर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन। तो जब समर सोलिस्टिस नदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो उसका ऑपोजिट ही सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। इफ देयर इज समर सोलिस्टिस इन द नदर्न हेमिस्फीयर तो विंटर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। सो अगेन 21 जून को विंटर, देयर विल बी विंटर सोलिस्टिस इन द सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, द समर सोलिस्टिस इन सदर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन। अब समर सोलिस्टिस सदर्न हेमिस्फीयर में कब होता है? इन द सदर्न हेमिस्फीयर समर सोलिस्टिस अकर्स ऑन 22 दिसंबर, जब जो सन होता है वो ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। और यही पीरियड होता है 22 दिसंबर, और इसको दिसंबर सोलिस्टिस भी कहा जाता है जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चल रहा होता है। नेक्स्ट, विंटर सोलिस्टिस इन द नदर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ समर सोलिस्टिस इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिस है तो नदर्न हेमिस्फीयर में उसका ऑपोजिट विंटर सोलिस्टिस होगा, और वो भी होता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट, वर्नल इक्विनॉक्स अकर्स ऑन। सो इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स इज व्हेन द सन इज ओवरहेड ऑन इक्वेटर। सन वर्टिकली ओवरहेड होता है इक्वेटर पर। इक्विनॉक्सेस अकर्स ट्वाइस इन अ ईयर, एक वर्नल और एक ऑटमनल इक्विनॉक्स। सो वर्नल इक्विनॉक्स इज ऑन 21 मार्च, और इस पीरियड में नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। नेक्स्ट, द ऑटमनल इक्विनॉक्स अकर्स ऑन। तो ऑटमनल इक्विनॉक्स कब होता है? 22 दिसंबर को, और इस टाइम पर नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है और हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ डैश द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट बिकम्स इक्वल। तो किस पीरियड के टाइम, किस पोजीशन के टाइम पर जो लेंथ ऑफ डे और नाइट है वो सेम हो जाते हैं। सो इट अकर्स ड्यूरिंग अ इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब यही होता है इक्वल इन लेंथ। सो इक्वल डे एंड नाइट, इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, और ये वही पीरियड होता है जब सन इज वर्टिकली ओवरहेड ऑन द इक्वेटर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर। सो इट इज ट्वाइस जब इक्विनॉक्सेस होते हैं, दैट इज 21 मार्च एंड 23 सितंबर। नेक्स्ट, द वर्नल इक्विनॉक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विच सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वर्नल इक्विनॉक्स के टाइम पर स्प्रिंग सीजन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? ऑटम सीजन। एंड वर्नल इक्विनॉक्स अकर्स ऑन 21 मार्च। 49th, in the northern hemisphere the longest day occurs on. So when the sun is directly overhead the tropic of Cancer, there will be the longest day, और ये होता है समर सोलिस्टिस के टाइम, जो कि 21 जून को होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट, दैट इज द शॉर्टेस्ट डे, वो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। 21 जून को शॉर्टेस्ट डे विल बी इन द सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज। अब बताइए कि शॉर्टेस्ट डे नदर्न हेमिस्फीयर में कब होगा? जब सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब होता है? 22 दिसंबर को, बिकॉज सन इज ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। So overhead tropic of Capricorn on 22nd December in the southern hemisphere, it will be the longest day. Exactly opposite, shortest day northern hemisphere में. Next, during a dash the earth is tilted towards the sun at the maximum extent.
So during which event the earth is tilted towards the sun at maximum extent? अर्थ की मैक्सिमम टिल्ट या सन के रिलेटिवली मैक्सिमम टिल्ट जो होती है दैट इज ड्यूरिंग अ सोलिस्टिस ऑन 21st जून एंड 22nd दिसंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन 52nd. द ग्लोब इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स? सो टाइम जोन क्या होता है? इट इज अ रीजन इन विच देयर इज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम. पूरे रीजन में एक ही टाइम होगा. अगर एक प्लेस पे 12 o'clock हुए हैं तो दूसरे प्लेस पर भी 12 o'clock होंगे उसी रीजन में. So every time zone on the earth extends for 15 degree longitude. Next, which country in the world has maximum time zones? So जो सबसे ज़्यादा time zones हैं वो फ्रांस के हैं. That is located in Europe and it includes the foreign territories of France also, the mainland as well as the foreign territories. So फ्रांस के total 12 time zones हैं. 54th, the country having the second highest time zones. जो सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स है दैट इज ऑफ रशिया. दैट इज लोकेटेड इन एशिया एज वेल एज यूरोप. तो रशिया तो हमें पता है कि इट इज़ लॉन्गिट्यूडनली वेरी ह्यूज, बहुत ही ह्यूज कंट्री है. इट इज़ अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री. इट इज़ लोकेटेड बोथ इन एशिया एंड यूरोप और इसके 11 टाइम जोन्स हैं. नेक्स्ट, द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन विच सिटी? सो रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है वो ग्रीनविच में लोकेटेड है. इट इज़ लोकेटेड एट ग्रीनविच विच इज़ नियर लंडन. सो इट इज़ लोकेटेड इन लंडन. नाउ रॉयल ऑब्जर्वेटरी से प्राइम मेरिडियन पास करता है दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. सो प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू रॉयल ऑब्जर्वेटरी और इसी को हम रेफरेंस टाइम लेते हैं या ग्रीनविच मीन टाइम भी इसे बोला जाता है. नेक्स्ट, द लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जो प्राइम मेरिडियन है दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ये ग्रीनविच या रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो ग्रीनविच लंदन में लोकेटेड है वहां से पास करता है. इट इज टेकन एज रेफरेंस टाइम फॉर द होल वर्ल्ड. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम जोन्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? सो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन इट्स मेनलैंड हैज अडॉप्टेड 5 टाइम जोन्स. These 5 time zones are Eastern, Central, Mountain, Pacific and Alaska. So ये 5 time zones हैं. अगर हम हवाईयन आइलैंड्स को भी इंक्लूड करें तो एक हवाईयन टाइम जोन भी है जिसमें हवाईयन टेरिटरी का टाइम जोन इंक्लूड किया जाता है बिकॉज इट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ यूएसए. नेक्स्ट, फॉर मूविंग एवरी 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड द लोकल टाइम एडवांसेस बाय हाउ मच? सो इट इज सिंपल. एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जितना हम प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड जाएंगे हर 15 डिग्री के लिए 1 आवर इंक्रीज होता है टाइम. सो एवरी 15 डिग्री टाइम विल इंक्रीज बाय 1 आवर अगर हम ईस्टवर्ड जा रहे हैं. तो अगर हम वेस्टवर्ड जा रहे हैं किसी भी लॉन्गिट्यूड से प्राइम मेरिडियन से हम वेस्टवर्ड जा रहे हैं सो टाइम विल डिक्रीज बाय 1 आवर. सो टाइम इज सब्ट्रैक्टिंग वेस्टवर्ड्स एंड एडिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ एनी लॉन्गिट्यूड. Next, the GMT was adopted as standard time for the world in which year? So, GMT was adopted as standard time in 1884 during the International Meridian Conference which was held in Washington DC. प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच मैंने आपको बताया ही था कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच में लोकेटेड है वहाँ से प्राइम मेरिडियन पास करता है और उसी वहाँ के टाइम को हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं. नेक्स्ट, if the clock shows 8 am at prime meridian, what will be the time in the clock located at 90 degree east? So it is a bit calculative question. अगर हम प्राइम मेरिडियन पर लोकेटेड हैं और वहाँ पर टाइम 8 am है. नाउ यू कैन सी इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग 90 डिग्री ईस्ट, तो हमें ईस्टवर्ड मूव करना है. ईस्टवर्ड मूव करते हैं तो टाइम क्या होता है? ऐड. अगर हम टाइम ऐड करें फॉर एवरी 15 डिग्री 1 आवर, 30 डिग्री 2 आवर, 45 डिग्री 3 आवर्स, 60 डिग्री 4 आवर्स, 75 डिग्री 5 आवर्स और 90 डिग्रीज 6 आवर्स. तो हम 8 o'clock से 6 आवर्स आगे चले गए हैं. सो 8 + 6 आवर्स इट मीन्स 2 PM. तो जितना हम प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड जाते हैं टाइम इंक्रीज करता है. अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएंगे तो टाइम विल इंक्रीज बाय 6 आवर्स. नेक्स्ट, if we move 30 degrees westward from the prime meridian the time will be retarded by. So direct question है
30 डिग्रीज वेस्टवर्ड, अगर प्राइम मेरिडियन से या किसी भी लॉन्गिट्यूड से वेस्टवर्ड जाते हैं तो टाइम क्या करता है, सबट्रैक्ट या रिटार्ड। तो फॉर एवरी 15 डिग्रीज कितना रिटार्ड करेगा, 1 आवर, एवरी 30 डिग्री कितना रिटार्ड करेगा, 2 आवर्स। सो द आंसर इज 2 आवर्स। नेक्स्ट, द प्राइम मेरिडियन इंटरसेक्ट्स विच कॉन्टिनेंट। सो देयर आर ओनली 3 कॉन्टिनेंट्स जिनको प्राइम मेरिडियन इंटरसेक्ट करता है, दोज आर यूरोप, अफ्रीका एंड एंटार्क्टिका। Now in Europe there are 3 countries intersected by the prime meridian, those are UK, France and Spain. और अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो एंड घाना। So these 5 countries in Africa. Next, the longitudinal value of international date line is, longitudinal value पूछ रहा है, international date line की longitudinal value है 180 degrees along with the prime meridian that is 0 degree. इंटरनेशनल डेट लाइन फॉर्म्स अ ग्रेट सर्कल। सो इंटरनेशनल डेट लाइन और प्राइम मेरिडियन दोनों एक ग्रेट सर्कल फॉर्म करते हैं जो कि अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। नाउ प्लीज रिमेंबर कि इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हर जगह स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट यूजुअली डेविएट्स ऑल्सो। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल डेट लाइन डेविएट्स इन द पैसिफिक ओशियन एंड पासिस थ्रू विच स्टेट। तो किस स्ट्रेट के थ्रू पास करता है डेविएट होके पैसिफिक ओशियन में। तो आंसर इज बेरिंग स्ट्रेट। एट द बेरिंग स्ट्रेट द इंटरनेशनल डेट लाइन डेविएट्स। बेरिंग स्ट्रेट जो है रशिया और अलास्का को सेपरेट करता है। 65th, if the international date line was a straight line, which is the only ocean that it will pass through। तो अगर इंटरनेशनल डेट लाइन कंप्लीटली स्ट्रेट होती, बिल्कुल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ही होती, डेविएशन नहीं होती, तो ये पैसिफिक ओशियन, सिर्फ पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करती और किसी भी ओशन को इंटरसेक्ट नहीं करती। द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जो कि 1884 में हुई थी, जहां पे ग्रीनविच को वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम माना, रेफरेंस टाइम माना गया था, दैट वाज हेल्ड इन वॉशिंगटन डीसी। 67th, क्रॉसिंग विच लॉन्गिट्यूड ऑन अर्थ चेंजेस द डेट एग्जैक्टली बाय 1 डे। सो अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर लेते हैं या तो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, तो दिन एक सीधा चेंज हो जाता है, +1 या -1 हो जाता है डे में। वो कैसे होता है, दैट विल सी इन द कमिंग क्वेश्चंस। 68, विच आइलैंड नेशन शिफ्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ आइडियल इन 2011। सो आंसर इज समोअन आइलैंड्स। समोअन आइलैंड्स हैड टू कैरी ट्रेड विद कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, तो उनके साथ टाइम सिंक्रोनाइज करने के लिए दे शिफ्टेड टू द वेस्ट ऑफ आइडियल। एक्चुअली आइडियल is not governed by any international convention, so according to the convenience nations can shift the ideal within or outside their territories. Next, now इस रूल को आप याद रखिएगा नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में। if person starts on Tuesday and crosses the ideal from west to east, what will be the day after he crosses। अगर पर्सन ट्यूसडे को स्टार्ट करता है और वेस्ट से ईस्ट चला जाता है आइडियल के, तो क्या दिन होगा जब वो ईस्ट में पहुंचेगा। सो अगर वेस्ट से ईस्ट पर्सन जाता है, द रूल इज इफ द पर्सन क्रॉसेज द आइडियल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ही विल गेन अ डे। गेन का मतलब वो मंडे दोबारा से अपने कैलेंडर में देखेगा। उसने ट्यूसडे को स्टार्ट किया लेकिन वो उसी वीक का मंडे अपने कैलेंडर में देखेगा, सो ही इज गेनिंग अ डे, एक दिन ऐड हो गया उसके कैलेंडर में। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन, इसमें अपोजिट रूल लगेगा, इफ अ पर्सन स्टार्ट्स ऑन ट्यूसडे एंड क्रॉसेज द आइडियल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब पर्सन जो है ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस कर रहा है, तो अगर ईस्ट टू वेस्ट आइडियल को क्रॉस करते हैं तो पर्सन विल लूज अ डे। लूज मतलब वो डायरेक्टली अगले दिन पर चला जाएगा। ही स्टार्टेड ऑन ट्यूसडे और जैसे ही वो आइडियल क्रॉस किया तो उसने अपने कैलेंडर में वेडनेसडे देखा, सो विदाउट कंज्यूमिंग एनी टाइम ही इज लूजिंग अ डे। ट्यूसडे को जस्ट निकला, क्रॉस किया 2 मिनट में आइडियल एंड ही सीइंग वेडनेसडे ऑन हिज कैलेंडर, सो ही इज लूजिंग अ डे। लास्ट, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट डे लाइट सेविंग टाइम। सो डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग समर मंथ्स या जब डेज लॉन्गर होते हैं, कंट्रीज अपनी क्लॉक्स को फॉरवर्ड कर देती हैं, आगे कर देती हैं, ताकि वर्किंग टाइम को यूटिलाइज किया जा सके और एनर्जी को सेव किया जा सके। सो फर्स्ट कंट्री जो थी 1916 में जर्मनी थी, जिन्होंने अपना डे लाइट सेविंग टाइम अडॉप्ट किया। और इसका फर्स्ट आइडिया, सबसे पहले जो आइडिया दिया गया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, बट फर्स्ट कंट्री वाज जर्मनी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। Keep on revising, keep on learning, keep on remembering all the facts. They are very important for your exams, and we'll see you in the next one.